भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक खिलजी वंश को लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो देखिए, खिलजी वंश मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश है। खिलजी वंश की जो पृष्ठभूमि है वो गुलाम वंश के बाद है। गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैमूर्स। कैमूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की गई। जलालुद्दीन खिलजी की उम्र उस समय लगभग 70 वर्ष की थी। तो इस व्यक्ति के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। भारतीय इतिहास में इसे खिलजी क्रांति के रूप में देखा जाता है। इस वंश में मूल रूप से 3 शासक हुए। एक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी और मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में किला खोरी, जो कि दिल्ली के समीप एक स्थान था, वहां पर अपना राज किला करवाया गया और उसे अपनी राजधानी बनाया गया। जलालुद्दीन खिलजी चूंकि 70 वर्ष का व्यक्ति था, तो अपने साम्राज्य को लेकर इसके अंदर बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी, किंतु इसके द्वारा राजस्थान में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया और ये जो इसका प्रयास था यह असफल साबित हुआ। अतः इसके द्वारा निराश होकर एक बात कही गई कि मैं ऐसे 100 किले भी मुसलमान के एक बाल के समान नहीं समझता। इसके अलावा इस जलालुद्दीन खिलजी के काल में जलालुद्दीन खिलजी के काल में विदेशी आक्रमणकारी जाति मंगोल के द्वारा भारत पर आक्रमण किए जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ मंगोलों को पकड़ लिया गया और इन्हें दिल्ली के समीप ही मंगोलपुरी नामक स्थान पर इन्हें बसा दिया गया। और ये जो व्यक्ति थे, मंगोल थे, इनको इस्लाम धर्म जो है कबूल करवाया गया और ये व्यक्ति क्या कहलाए, बाद में नव मुसलमान कहलाए, नव मुसलमान। इसके साथ साथ ही जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक नया डिपार्टमेंट प्रारंभ किया गया था जिसका नाम था दीवान-ए-वकूफ। ये क्या था? तो इस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो राजस्व से संबंधित व्यय के कागजात होते थे उनको सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता था। तो इस डिपार्टमेंट या विभाग की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। जलालुद्दीन खिलजी के काल में एक ईरानी फकीर था जिसका नाम था सीदी मौला। इसके द्वारा बगावत की गई। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसको हाथी के पैर से कुचलवा दिया गया। अब देखिए साथियों, जलालुद्दीन खिलजी का ही एक दामाद था और भतीजा भी था साथ में ही, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा यूपी का सूबेदार बनाया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इस कारण इसने क्या किया, बिना अनुमति से जलालुद्दीन खिलजी की इसने अनुमति नहीं ली और देवगिरी पर आक्रमण किया दक्षिण भारत में, और वहां से काफी धन दौलत इसके द्वारा प्राप्त की गई। इस बात को लेकर अलाउद्दीन खिलजी व जलालुद्दीन खिलजी के संबंध खराब हो गए, किंतु इन संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी कड़ा नामक स्थान पर किससे मिला? अलाउद्दीन खिलजी से मिला। किंतु अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। इस तरह जलालुद्दीन खिलजी का अंत हुआ और उसके स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना और जैसे कि मैंने अभी पूर्व में बताया आपको, ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था। ये ऐसा शासक जिसका जो सपना था वो ये था पूरी दुनिया पर राज करने का। पूरे भारतीय इतिहास में ऐसे 1-2 ही शासक नजर आते जिनके द्वारा इस तरह का बड़ा ख्वाब देखा गया, बड़ा सपना देखा गया, वरना अधिकतर जो शासक थे वो भारतीय जो क्षेत्र थे उनकी सीमाओं को लांघकर बाहर जाने के बारे में सोचते ही नहीं थे। किंतु
अलाउद्दीन खिलजी का इस तरह का सपना था और इसके द्वारा एक उपाधि ग्रहण की गई जिसको किस नाम से जाना जाता है, सिकंदर सानी। सिकंदर सानी, सिकंदर सानी का मतलब है सिकंदर के समान दूसरा व्यक्ति। साथियों, पूरी दुनिया को जीतने का जो श्रेय मिलता है वो किसको मिलता है, सिकंदर को मिलता है। तो इसके द्वारा सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की गई। इसका अलाउद्दीन खिलजी का एक मित्र था अलाउल मुल्क। ये कहा जाता है कि ये केवल अलाउद्दीन खिलजी केवल अलाउल मुल्क की बातों को ही जो है मानता था, ठीक है, उसकी सलाह को जो है स्वीकार करता था। ये अलाउल मुल्क जो है दिल्ली का कोतवाल था। तो उसने कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को ये सलाह दी कि अभी भारत के अंदर ही इतने प्रदेश है जिन पर हमारे हुकूमत नहीं है, हमारी सत्ता नहीं है, तो पहले उनको जीतने का प्रयास किया जाए, उसके बाद हम विश्व विजय की बात करें। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात जम गई और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा फिर पहले पूरे भारतवर्ष के जो क्षेत्र थे उनको जीतने के लिए प्रयास प्रारंभ किए गए। तो देखिए साथियों, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ा सपना देखा, तो इस सपने को पूर्ण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रयास थे वो भी इसी प्रकार के थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नियमित वेतन के आधार पर एक नियमित सेना, नियमित वेतन के आधार पर एक नियमित सेना का गठन किया, नियमित सेना का गठन किया जिसमें भर्ती के लिए दाग व हुलिया प्रथा को अपनाया गया, दाग व हुलिया। तो देखिए साथियों, अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व सेना का जो गठन था वो किस प्रकार का होता था, सेना किस प्रकार रखी जाती थी, तो ये नियमित सेना नहीं थी और उनको नियमित वेतन भी नहीं मिलता था। तो सेना किस प्रकार की होती थी, जो सैनिक थे उनको जमीन का एक टुकड़ा जो है दे दिया जाता था, वो जमीन पर खेती करते थे और उसके अनाज के रूप में जो है अपना जीवन चला लेते थे। और जब युद्ध की घोषणा होती थी या युद्ध का समय होता था तो ये व्यक्ति हल को पटक कर हथियार लेकर जो है सेना में जो है काम करने के लिए आ जाता था। तो ये एक जो है पैटर्न था जो अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व चला रहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस पैटर्न को बदला और उसने क्या किया, नियमित वेतन के आधार पर एक नियमित सेना का गठन किया। इसका जो है उद्देश्य ये था, एक तो विश्व विजय का एक बड़ा सपना, साथ में इसके समय भी मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे और मंगोलों के आक्रमण इतने तीव्रगामी हो रहे थे कि वो कई बार दिल्ली के समीप भी आ गए। तो इनसे सुरक्षा के लिए भी इसको एक सेना की बड़ी अच्छी जो है लड़ाका सेना की आवश्यकता थी, तो उसको लेकर भी जो है इसने सेना का गठन करने का विचार बनाया। तो इसने एक नियमित वेतन के आधार पर एक नियमित सेना का गठन किया। इसमें भर्ती का दाग व हुलिया प्रथा जो थी उसको अपनाया गया। भर्ती का एक नया नियम था, दाग व हुलिया। तो इससे पूर्व में क्या होता था, भर्ती जो की जाती थी उसमें जैसे एक स्थान पर भर्ती हुई तो एक व्यक्ति घोड़ा लेकर गया और वहां उस सेना में भर्ती हो गया, दूसरे स्थान पर उसको पता लगा वहां भर्ती हुए वही व्यक्ति वहां भी पहुंच जाता है। तो ऐसे जो अभिलेख होते थे उनमें तो सेना हो जाती है 5-6 लाख, और जब युद्ध का समय होता था तो व्यक्ति एक ही के रूप में आएगा, तो वो व्यक्ति जो है एक के रूप में जब नजर आता था वो सेना 2-3 लाख के रूप में जो है निकल के आती थी। तो इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग व हुलिया प्रथा को अपनाया गया। तो इसमें क्या किया जाता था, जो व्यक्ति भर्ती होने के लिए आता था सेना में तो वो क्या करता था, अपने साथ घोड़ा लाता था और घोड़े पर एक शाही मोहर जो है दाग दी जाती थी और ये मोहर इस तरह लगाई जाती थी कि घोड़ा मर ही जाए पर ये जो दाग था वो कभी नहीं हटता था, ठीक है। साथ में ही हुलिये के रूप में उस व्यक्ति का नाम, गांव, पता सब जो है नोट कर लिया जाता था और जब भी अन्य स्थान पर भर्ती होती थी तो इस रजिस्टर को ले जाया जाता था ताकि उस सैनिक की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। तो ये दाग व हुलिया प्रथा इसके द्वारा अपनाई गई, ठीक है। इसके अलावा इसने सेना से संबंधित एक खम्स की दर में परिवर्तन किया। खम्स की दर, खम्स, इसको खुम्स भी कहते हैं। तो ये खम्स या खुम्स क्या है, तो देखिए मुसलमानों में या इस्लाम के अंदर इनका जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान है उसके अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये सब में होता है लूट का माल। तो ये इस्लाम या मुसलमानों के अंदर एक विशेष प्रकार की एक बात पाई जाती है, वो ये है कि जब भी ये किसी नगर पर आक्रमण करते हैं, किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं तो उसको जब जीत लेते हैं तो उसमें उसके बाद क्या करते हैं, उसको लूटने का जो है आदेश जारी करते हैं कि भाई इस शहर में जाओ, सैनिकों और लूटपाट मचाओ, ठीक है। अब सैनिक लूटपाट मचाते हैं और लूट का माल इकट्ठा करके अपने सुल्तान के समक्ष रख देते हैं। अब सुल्तान क्या करता है, उसमें से अपना हिस्सा ले लेता है और बाकी का हिस्सा विजय को उपहार के रूप में जो है क्या करता है, सैनिकों में बांट दिया जाता है।
तो ये खुम्स या खम्स कहलाता है। ठीक है, अब इसकी दर जो इससे पूर्व थी वो ये थी कि 1/5 भाग तो कौन रखता था, सुल्तान के पास रखा जाता था, और 4/5 भाग किसमें बांटा जाता था, सैनिकों में बांटा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें परिवर्तन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग तो स्वयं अपने पास रखा और 1/5 भाग किसको प्रदान किया, सैनिकों को उपहार के रूप में प्रदान किया। तो यानी खम्स की दर में या खुम्स की दर में परिवर्तन करने वाला ये शासक था। इसके साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक नियमित वेतन के आधार पर एक बड़ी सेना का गठन किया गया, तो ऐसी स्थिति में इसे बहुत ज्यादा जो है पैसे की आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा जो है राजस्व की आवश्यकता थी। तो इसके द्वारा लगान की दर में परिवर्तन किया गया। लगान की दर जो इससे पूर्व थी वो 1/3 थी, इसने इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। यानी 50% लगभग जो भी पैदा होता था उसका आधा भाग जो है लगान के रूप में इसने लेना प्रारंभ किया। इसके साथ साथ ही इसने जनता पर 2 नए प्रकार के कर भी लगाए। वो कौन कौन से थे, चराई व घरई। चराई कर क्या था और घरई कर क्या था। तो देखिए, चराई कर था चारागाह भूमि पर। तो इसने पाया कि जो है खेती के लिए भूमि होती है, उसमें अनाज उगता है, उसमें तो जो है लगान दिया ही जाता है। लेकिन ऐसी भूमि भी है जिसपे पशु के लिए जो है केवल चारा उगता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो इसने ऐसी भूमि पर भी टैक्स लगा दिया, और वो कर कौन सा कहलाता है, चराई कर कहलाता है। इसने घरई कर भी लगाया। घरई कर क्या था, पक्के मकान, जिनके पास भी पक्के मकान है उनको एक टैक्स देना पड़ता था, और वो क्या कहलाता है, घरई कर कहलाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही इसके द्वारा जो ये लगान की दर में वृद्धि की गई, और यहाँ पर लगान की जो निश्चित किया जाता था वो पैमाइश पद्धति जो इसके द्वारा प्रयोग में ली गई, जिसको मासाहत पद्धति भी कहते हैं। यानी भूमि जो है उसकी पैमाइश की जाती थी और उसके आधार पर लगान की दर को निश्चित कर दिया जाता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि मैंने आपको बताया कि नियमित वेतन के आधार पर एक बड़ी सेना का गठन किया। तो इस सेना को चूंकि प्रति महीने जो है तनख्वाह दी जाती थी, वेतन दिया जाता था, तो इसको और जो है इसने अच्छा बनाने के लिए क्या किया, जैसे आज के समय में सैनिकों को राशनिक प्रणाली से जो है राशन दिया जाता है, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था की जाती है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था इसके द्वारा की गई। इसने क्या किया कि दिल्ली के आसपास से कई नए बाजार खुलवाए। ठीक है, कई नए बाजार खुलवाए, सराय अदल जो है बाजार खुलवाए, और इन बाजारों में जो सामान थे उनके मूल्यों को निश्चित किया। यानी इसके द्वारा बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित किया गया। बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, तो देखिए साथियों, बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था यानी बाजार में मूल्यों को नियंत्रित किया। एक बड़ी बात है कि मूल्यों को नियंत्रित करने वाला ये बड़ा सुल्तान है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मूल्यों को नियंत्रित करने का कार्य बड़ा जो है जोखिम भरा कार्य होता है। मूल्यों को निश्चित जो है करना साधारण कार्य नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस कार्य को करके दिखाया। बाजार खुलवाए गए, उनमें हर वस्तु की जो है कीमत को निश्चित कर दिया गया, और चूंकि व्यक्ति जो है वो जो व्यापारी है वो भ्रष्टाचार ना करे, किसी को कम ना तोले, इस तरह की व्यवस्थाओं को देखने के लिए इसके द्वारा बरीद मुबालिक नाम के गुप्तचर भी स्थापित किए। मुनिहान नाम के भी इसके द्वारा गुप्तचर स्थापित किए गए, जो समय समय पर सूचनाएं लाकर जो है देते थे कि बाजारों में इस तरह के व्यापारी ये गड़बड़ कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यापारी कम तोलते हुए पाए जाए, जैसे उसने किसी व्यक्ति ने 1 किलो सामान मांगा और 950 ग्राम में दे दिया, तो 50 ग्राम जो है उस व्यापारी का मांस नोच लिया जाता था। तो इतने कठोर जो है नियम जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किए गए। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात है जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बतानी है, वो ये है कि इसके द्वारा राजनीति से धर्म को अलग किया गया। राजनीति से धर्म को अलग करना। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में ये पहला सुल्तान है जिसके द्वारा राजनीति से धर्म को अलग करने का कार्य किया गया। यानी इसके द्वारा ये कार्य किया गया कि देखिए, जो इससे पहले जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि भाई जो सुल्तान होता था वो जो मुल्ला उलेमा होते थे उनके सलाह पर कार्य करते थे, जो धार्मिक जो गुरु होते थे उनकी सलाह पर कार्य करते थे। लेकिन
इसका मानना यह था कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है, इसलिए जो मुल्ला या उलेमा हैं, जो मौलवी हैं, उनको केवल धर्म का कार्य करना चाहिए और राजनीति को अपना कार्य करना चाहिए। इसलिए ये इनके द्वारा जो है इनकी सलाह को जो दरकिनार किया गया और ये कहा जाता है कि इसके द्वारा कई मुल्ला मौलवियों की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया, जो उनको कभी इनाम के रूप में, वक्फ के रूप में, इदारत के रूप में जो उनको प्रदान की गई थी, वो सारी जो है इसके द्वारा संपत्तियों को ले लिया गया और उसको खालसा संपत्ति के रूप में रख लिया गया। तो ये एक काम जो है इस पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ये पहला सुल्तान है जिसको ये इस रूप में देखा जा सकता है कि इसने धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य किया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक नया राजत्व का भी सिद्धांत दिया। राजत्व का सिद्धांत इसका क्या था कि ये पहला व्यक्ति था जिसके द्वारा ये माना गया कि जो राजा का पद है या सुल्तान का पद है वो शक्ति पर आधारित है। ठीक है, सुल्तान कानूनों से ऊपर है, जो सुल्तान कहेगा वही कानून होते हैं, क्योंकि इससे पूर्व जो बलबन का सिद्धांत वो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। बलबन के सिद्धांत के अनुसार क्या था कि भाई जो राजा या सुल्तान होता है वो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति होता है, ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, पर इसने इसको नहीं माना। इसने ये माना कि भी जो सत्ता जो है वो शक्ति से निकलती है, यानी सत्ता के लिए आपके अंदर शक्ति होना आवश्यक है, यानी शक्ति पर आधारित सत्ता का राजत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रदान किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो नए डिपार्टमेंट भी प्रारंभ किए गए। एक तो था दीवाने रियासत और दूसरा था दीवाने मुस्तखराज। तो देखिए दीवाने रियासत क्या था? दीवाने रियासत बाजार से संबंधित विभाग था और ये जो है नया डिपार्टमेंट इसके द्वारा प्रारंभ किया गया। दीवाने मुस्तखराज क्या था? ये भी राजस्व से संबंधित विभाग था और इसमें बकाया राजस्व है, जिसने भाई किसी ने जो है पैसा ले रखा है पर जो है लगान जो है चुका नहीं रहा है, तो उनसे वसूली करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा था? दीवाने मुस्तखराज, जिसकी स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक बड़ी सेना तैयार कर ली गई। ठीक है, अब अपनी साम्राज्यवादी भावना को जो है इसने प्रदर्शित किया और उत्तर भारत के लिए एक बड़ा अभियान किया गया। ठीक है, इस उत्तर भारत के अभियान में इसके द्वारा 1299 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया गया? गुजरात राज पर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण में गुजरात को विजय किया गया। यहाँ का शासक था करण सिंह बघेला। ठीक है, इसके अलावा इसके द्वारा 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। रणथंभौर पर आक्रमण किया गया और यहाँ का शासक था अमीरदेव, इसे भी जीता गया। इसके अलावा 1303 ईस्वी में इसके द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया। यहाँ के जो शासक थे वो थे रतन सिंह, राणा रतन सिंह। और इसके अलावा 1308 ईस्वी में इसके द्वारा सिवाना पर आक्रमण किया गया और यहाँ के शासक थे शीतल देव। इसके अलावा 1311 ईस्वी में इसके द्वारा जालोर पर आक्रमण किया गया, जालोर, और यहाँ के जो शासक थे वो थे कानड़ देव। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर भारत का ये अभियान अलाउद्दीन खिलजी का सफल रहा। इन सभी अभियानों में लगभग जो है प्रेम कथाएं जो है जोड़ी गई हैं। हालांकि राजनीतिक जो है भावना तो वही साम्राज्य विस्तार था, लेकिन कुछ कुछ कहानियां जो है इससे जुड़ी हुई है। जैसे आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ से भी जो है रानी पद्मिनी की जो कहानी इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, इधर जालोर से भी जुड़ी हुई कहानी है, वीरमदेव की जो है कहानी जुड़ी हुई है। तो इस तरह की कहानियां इनसे जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये अभियान इसका सफल अभियान रहा। इसके साथ साथ ही दक्षिण भारत का भी अभियान किया गया। ठीक है, तो दक्षिण भारत के अभियान में इसके द्वारा किसको भेजा गया? इसका एक सेनापति था, सूबेदार था, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को भेजा गया। मलिक काफूर कौन था, इस बात पर बात करते हैं। तो मलिक काफूर इसको क्या कहा जाता? 1000 दिनारी कहा जाता, 1000 दिनारी। तो मलिक काफूर को असल में गुजरात अभियान जब 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, गुजरात अभियान, इस अभियान पर इस मलिक काफूर को पकड़ा गया। ठीक है, ये एक हिजरा था, लेकिन बड़ा सुंदर हिजरा कहा जाता है। इस किताबों में जैसे लिखा गया बड़ा ही जो है सुंदर हिजरा था। और मलिक काफूर को चूंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो
तो इस व्यक्ति को दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा गया। अब उस समय दक्षिण भारत अभियान के लिए जब इसको भेजा गया तो दक्षिण भारत में उस समय 4 बड़े क्षेत्र थे, ठीक है, 4 बड़े क्षेत्र थे दक्षिण भारत में। और इनकी अगर बात करें तो सबसे नीचे था वो था मथुरा, जहां पर पांड्या जो वंश था उसका शासन था। इसके अलावा इस क्षेत्र में था एक शासन और इस क्षेत्र में तो देखिए यहाँ था दाड़ समुद्र, ठीक है, यहाँ होलसल वंश का शासक था, वीर बल्लाल तृतीय जो है यहाँ का शासक था। इसके अलावा ये क्षेत्र था वारंगल, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वर्तमान में वारंगल। तो इस क्षेत्र में जो काकतीय वंश था, काकतीय वंश का शासक था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, उसका शासन था। और इधर महाराष्ट्र से लगता हुआ जो क्षेत्र था देवगिरी था, और यहाँ का जो शासक था वो कौन था, यहाँ का शासक था रामचंद्र। तो ये दक्षिण भारत की उस समय की पोजीशन थी, ठीक है। तो इस अभियान के लिए किसको भेजा गया, मलिक काफूर को भेजा गया। मलिक काफूर के द्वारा 1306 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया गया। यहाँ का यादव वंशी जो शासक था रामचंद्र वो पराजित हुआ और इसके द्वारा आधीनता स्वीकार कर ली गई और रामचंद्र जो है उसको दिल्ली लाया गया। राय रायन की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे प्रदान की गई और ये व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी का अच्छा मित्र बना, ठीक है। बाद में हालांकि इसमें काफी और विसंगतियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद इसके द्वारा 1308 ईस्वी में मलिक काफूर के द्वारा वारंगल पर आक्रमण किया गया, ठीक है। और वारंगल का जो शासक था, काकतीय वंश का जो शासक था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव सेकंड। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, मलिक काफूर के आक्रमण से ये व्यक्ति घबरा गया और ये कहा जाता है कि इसके द्वारा एक सोने की प्रतिमा खुद की बनाई गई और उसके गले में एक सोने की जो है चैन डालकर जो है मलिक काफूर को भेज दी गई, यानी आधीनता स्वीकार करने का संदेश दिया गया। और यहीं से जो है वारंगल से ही मलिक काफूर को क्या प्राप्त हुआ, कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, ठीक है। और ये कोहिनूर हीरा मलिक काफूर के द्वारा किसको प्रदान कर दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा 1310 ईस्वी में मलिक काफूर के द्वारा फिर दाड़ समुद्र पर आक्रमण किया गया। होलसेल वंश के जहाँ पर शासक थे वीर बल्लाल तृतीय, इनके द्वारा जो है मलिक काफूर का सामना किया गया, लेकिन मलिक काफूर से पराजित हुए। और यहाँ जो है वीर बल्लाल ने जो है मथुरा राज पर आक्रमण करने में मलिक काफूर की सहायता करने का वचन दिया, ठीक है। इसके बाद 1311 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण किया गया। यहाँ पर पंड्या वंश के जो है 2 भाई थे जिनका नाम था वीर पंड्या और सुंदर पंड्या। तो इन दोनों भाइयों के मध्य जो है सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो सुंदर पांड्या ने जो है मलिक काफूर से जो है संपर्क साधा और इस युद्ध में मथुरा जो है पराजित हुआ और यहाँ रामेश्वर का जो मंदिर है उसको क्षति पहुंचाई गई। और यहाँ ये कहा जाता है कि मलिक काफूर को यहाँ से बहुत बेशुमार जो है दौलत प्राप्त थी। तो ये दक्षिण भारत का अभियान था जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ, सफल साबित हुआ। एक और खास बात है कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत काल का पहला सुल्तान है जिसके द्वारा सफल जो है दक्षिण भारत का अभियान किया गया। दक्षिण भारत के जो भी राज्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए उन पर सीधे साम्राज्य जो है स्थापित ना करके उनको अधिसत्ता जो है दी गई, यानी वो अपने यहाँ पर जो है शासन कार्य कर सकते थे, लेकिन टैक्स जो है उनको जो है किसको जमा कराना होता था, अलाउद्दीन खिलजी को जमा कराना होता था। इसके साथ साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या काम किया गया, 3 महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया गया। एक तो है अलाई दरवाजा, ठीक है, एक है हौज ए खास और तीसरा है सीरी का किला। तो साथियों अलाई दरवाजा का निर्माण कहाँ करवाया गया, कुतुब मीनार के पास में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया। और एक इतिहासकार है मार्शल का तो मानना यहाँ तक है कि इस्लामी सभ्यता या इस्लामी जो स्थापत्य कला है उसका सबसे सुंदर मूर्ति किसको कहा, उसने अलाई दरवाजा को कहा, ठीक है। ये पहली इमारत मानी जाती है जो पूर्णतः इस्लामी स्थापत्य कला पर आधारित है। इसके अलावा हौज खास और सीरी का किला, ये तीनों ही जो इमारतें वो कहाँ पर स्थापित की गई है, दिल्ली में। हौज खास क्या था, एक तालाब था जिसका निर्माण दिल्ली में किया गया। इसके अलावा सीरी का किला जो है इसको क्या कहा जाता है, 1000 सैतून का किला कहा जाता है। 1000 सैतून मतलब 1000 खंबे वाला किला है, ये 1000 खंभों का किला है, इसलिए इसको 1000 सैतून का किला कहा जाता है। सीरी के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया, ठीक है। इसके अलावा
अलाउद्दीन खिलजी के काल में एक प्रसिद्ध साहित्यकार में निवास करता था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो नामक बड़ा साहित्यकार इसके काल में निवास करता था। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत काल के 8 सुल्तानों का शासन कार्य देखा गया। 8 सुल्तानों का, ठीक है, यानी बलवंत से लेकर जो ग्यासुद्दीन तुगलक यानी तुगलक वंश की स्थापना जिसके द्वारा की गई, उसके बीच का जो भी शासक है उनके काल को किसके द्वारा देखा गया? अमीर खुसरो के द्वारा देखा गया। अमीर खुसरो जो था ये यूपी के इटावा में इसका जन्म हुआ था और अमीर खुसरो ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसके द्वारा हिंदवी भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कुछ मिक्स भाषा, इस्लाम की तो भाषा जो थी फारसी, उसके साथ साथ इसने कुछ हिंदी भी मिक्स की, तो एक हिंदवी भाषा का जो है इसके द्वारा प्रयोग किया गया। इसके द्वारा कई ग्रंथ लिखे गए हैं और ये व्यक्ति जो है एक दिल्ली का ही जो है चिश्ती संप्रदाय का एक संत था जिसका नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया, उसका भी ये शिष्य था। और इन गुरु शिष्यों के बारे में विशेष बात यह है कि ये कहा जाता है कि जब 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु दिल्ली में हुई तो उसके नेक्स्ट डे किसकी मृत्यु हुई थी? अमीर खुसरो की मृत्यु हुई। ठीक है, तो इसके ग्रंथों की अगर बात करें तो इसके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? इसके द्वारा आशिका नामक ग्रंथ लिखा गया। इसके अलावा इसने तुगलक नामा नामक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा नूह सिपेहर नामक ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया। इसके अलावा खजाइन उल फुतूह भी इसके द्वारा ही लिखा गया ग्रंथ है। किराइन उल सादेब भी इसके द्वारा ही लिखा गया ग्रंथ है। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए। अमीर खुसरो को तूते हिंद भी कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का तूता भी कहा जाता है। इसके बाद साथियों 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद जो मलिक काफूर था उसके द्वारा इसके जितने भी सगे संबंधी थे उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस दौरान एक जो इसका पुत्र था जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी जिंदा रह गया। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी जिंदा रहा और मुबारक शाह खिलजी के द्वारा मलिक काफूर को पराजित करके 1316 ईस्वी में दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की गई। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी अगला सुल्तान बना। मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताने को दोस्तों केवल एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये व्यक्ति जो है इसके द्वारा अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित किया था। खलीफा क्या होता है? खलीफा होता है मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु। तो इसका ये मानना था कि भाई अपने साम्राज्य में हम ही हैं सबसे बड़े, इसलिए कोई खलीफा नहीं है, हम ही खलीफा हैं। ठीक है, तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत काल का शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है ये व्यक्ति कुछ दिमाग से पैदा नहीं था और ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है कभी कभार जो है दरबार में बिना वस्त्रों के चला आता था, कई कभार जब वस्त्र पहन भी लेता था तो महिलाओं के वस्त्रों में चला आता था। तो इस तरह की बातें जो है मुबारक शाह खिलजी के बारे में लिखी गई है। मुबारक शाह खिलजी का ही एक अनुयायी था और उसका नाम था खुसरव शाह एक कन्वर्टेड मुसलमान, यानी ये हिंदू था व्यक्ति लेकिन इसके द्वारा इस्लाम को कबूल कर लिया गया। तो खुसरव शाह ने क्या किया? 1320 ईस्वी में मौका पाकर किसकी हत्या कर दी? मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं क्या किया? खुद को सुल्तान जो है घोषित कर दिया। अब मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तो दिल्ली सल्तनत काल में ये पहला व्यक्ति है जो है हिंदुस्तान का मुसलमान है जो क्या बना? शासक बना, सुल्तान बना। एक बात, क्योंकि चूंकि मैंने बताया था हिंदू होने के बाद इसने इस्लाम कबूल किया तो ये भारतीय मुसलमान मानिए इसको। ठीक है, तो ये भारतीय मुसलमान है जो दिल्ली सल्तनत काल के अंदर सुल्तान बना। दूसरे रूप में इसको हिंदू के रूप में अगर देखें तो ये एकमात्र हिंदू है जो दिल्ली सल्तनत काल में क्या बना? सुल्तान बना। किंतु सितंबर, ये घटना है अप्रैल 1320 की, और सितंबर 1320 में पंजाब का सूबेदार था जिसका नाम था गाजी खान मलिक। तो गाजी खान मलिक ने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया, खुसरव शाह को पराजित किया। इस तरह से
खिलजी वंश का क्या होगा, अंत हो गया। और गाजी खान मलिक के द्वारा 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपनी सत्ता स्थापित की गई। तो इससे तुगलक वंश की स्थापना हो गई। तो साथियों, ये थे अलाउद्दीन खिलजी वाला खिलजी वंश। और इतिहास में इस व्यक्ति को एक बड़े शासक के रूप में देखा जाता है। कई महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में ऐसी निकल के आती हैं जो दिल्ली सल्तनत काल में अपने आप में अनूठी है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें।